हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सिटीजनशिप से रिलेटेड वो चीज़ें कवर की थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी हैं, लेकिन हम आज वो देखेंगे जो कि पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू लेके आई सिटीजनशिप के बारे में। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट एक्ट लेकर आई थी उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब हम इसके देखते हैं प्रोविजंस। देखिए, इस एक्ट में ना प्रॉपरली मेंशन कर रखा है कि अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं और कौन कौन से बेसिस हैं इंडिया में सिटीजनशिप लेने के। और अगर तो आपने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ना है तो आपके पास क्या क्या वेज हैं कि आप छोड़ सकते हो। अब देखिए, किसी भी कंट्री में अगर सिटीजनशिप चाहिए ना तो दो कंसेप्ट होते हैं हर कंट्री के। एक है जस्ट सोली, इसका मतलब होता है राइट ऑफ द सॉइल, कि अगर आप उस कंट्री में पैदा हो जाते हो तो आप वहाँ के सिटीजन कहलाओगे, जैसे कि यूएसए में होता है। बट इस राइट ऑफ द सॉइल की वजह से ना यूएसए को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। लोग क्या करते थे, टूरिस्ट वीज़ा बनवा लेते थे और उनकी वाइफ जब जैसे प्रेग्नेंट है उस टाइम पे वो लोग यूएसए में जाके बेबी को बॉर्न करते थे और वहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते थे। तो लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यूएसए ने थोड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजंस कर दिए हैं इन चीज़ों को लेके। दूसरा तरीका है किसी की कंट्री में सिटीजनशिप लेने का, वो है जस्ट सैंग्विनी। इसका मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड। देखिए, मान लो आप कहीं और पैदा हो गए लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई किसी और कंट्री का सिटीजन है तो आपके पास भी राइट है कि आप ले सकते हो उस कंट्री की सिटीजनशिप। देखिए, इंडिया में अगर सिटीजनशिप चाहिए तो 5 तरीके होते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं, वो है बाय बर्थ, कि अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हो तो आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हो। तो देखिए, पहले तो ना बहुत इजी था। जैसे मानो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। उस डेट से लेके 1 जुलाई 1987 तक अगर आप इस धरती पे और पैदा हो चुके हो तो आप यहाँ के सिटीजन हो। बट इस कानून की वजह से ना जो प्रॉब्लम यूएसए ने फेस करी थी वही इंडिया भी फेस करने लग पड़ा। इंडिया के आसपास की, जैसे मान लो जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, नेपाल लगा लो, बांग्लादेश लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, ये लोग इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते थे। तो इनके पास एक बहुत अच्छा मौका था इस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर करने का। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी और थोड़े से चेंजेस किए, जैसे कि 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2003 तक अगर कोई भी बच्चा इस धरती पर पैदा होता है, इंडिया में पैदा हो रहा है, तो उसके मदर या फिर उसके फादर में से कोई इंडियन सिटीजन होगा तभी हम उसको इंडियन सिटीजनशिप देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बट इस कंडीशन में ना एक छूट दे रखी है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो क्या छूट है। तो देखिए, एक बेबी जो है वो पैदा हो गया 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया में। अब उस बच्चे का कसूर थोड़ना कि उसके पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, इस करके उसको भी हम सिटीजनशिप ना दें। तो इसमें क्या रखा हुआ है कि एक मदर या फादर में से कोई एक जना तो सिटीजन हो, लेकिन अगर दूसरा किसी भी कारण की वजह से अगर सिटीजन नहीं है ना, तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, फिर हम उस बच्चे को सिटीजनशिप दे देंगे। अब देखते हैं इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इलीगल माइग्रेंट हम उस इंसान को बोलते हैं ना जो किसी कंट्री में जा रहा है लेकिन विदाउट परमिशन। उसने कोई वीज़ा नहीं लगवाया, किसी पासपोर्ट नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, बस वो वैसे ही चला गया। जैसे कि बजरंगी भाईजान में हमने देखा था कि वो जो सलमान खान था वो कहाँ से गया था, वो तार के नीचे से गया था। तो वो क्या है, वो इलीगल माइग्रेंट ही है। या दूसरी एग्जाम्पल आप इसकी ये मानो कि कोई इंसान चला गया किसी और कंट्री में, वीज़ा लगवा के गया, लेकिन उसके वीज़ा का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी वो वहाँ पे रह रहा है, तो वो क्या है, वो इलीगल माइग्रेंट है। अब देखते हैं, अगर बाय डिसेंट किसी ने सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो वो कैसे कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये सिटीजनशिप सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो आउटसाइड इंडिया पैदा हुए हैं। जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा। जिस टाइम ये एक्ट आया था ना, उस टाइम प्रोविजन था कि अगर 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक कोई भी बच्चा आउटसाइड इंडिया पैदा हो रहा है तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि अगर उसके फादर जो है ना उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तभी हम बच्चे को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बट 1992 में हमारी गवर्नमेंट ने जो ये एक्ट था ना इसको अमेंड किया और एक प्रोविजन डाला कि 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई भी बच्चा आउटसाइड इंडिया पैदा हो रहा है तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर पाएगा। और उसकी कंडीशन क्या रखी कि उसके फादर या मदर दोनों में से कोई एक भी अगर इंडियन सिटीजन होगा ना तो हम उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। 2004 में जो हमारी गवर्नमेंट है ना उसने सिटीजनशिप एक्ट में कुछ चेंजेस करे, उसमें कुछ प्रोविजन को ऐड करा। अब उस प्रोविजन को हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं
मान लीजिए कि एक कपल है और वो किसी फॉरेन कंट्री में घूमने गया है, और वहां पे जो मदर है ना, उसने एक बेबी को जो है वो बर्थ दे दिया उस कंट्री में। तो अब वो बच्चा आउटसाइड इंडिया पैदा हो गया। तो अब उसको अगर सिटीजनशिप चाहिए है ना, तो उसके पेरेंट्स को 1 साल के अंदर अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर करना पड़ेगा कि ये बच्चा जो था ये हमारा बाहर पैदा हुआ है, लेकिन इससे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए और ये इस दिन पैदा हुआ, मतलब सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देखिए, अभी तक तो हमने उन लोगों की बात करी थी जो या तो इंडिया में पैदा हुए हैं या जिनका कोई ना कोई ब्लड रिलेशन इंडिया में है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना है। ये मेथड जो है ना, ये जनरली पीआईओज के लिए लाया गया है। पीआईओज की फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें वो लोग आते हैं, या तो वो लोग खुद या फिर उनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए हैं ना, तो उनको आप पीआईओ बोलोगे। या फिर जो 15 अगस्त 1947 डेट है ना, मतलब जो पार्टीशन का दिन था, इस दिन के बाद कोई भी टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनी है ना, तो उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको हम बोलते हैं पीआईओ। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो आप सिक्किम का। अब देखते हैं कि कौन कौन इंसान जो है वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो पहले पे वो लोग आते हैं जो तो एप्लीकेशन जब अप्लाई करने लगे हैं ना, तो उससे 7 साल पहले से वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया में ही रह रहे हैं। अब देखिए, 7 साल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। तो 6 साल वो किसी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन जो लास्ट का 1 साल है ना, उसका कॉन्टिन्यूसली स्टे इंडिया में ही होना चाहिए उस इंसान। नेक्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वो किसी भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर लेते हैं। अब देखिए, उसके पार्टनर को भी तो चाहिए, इसलिए वो अप्लाई करेंगे इसी मेथड के थ्रू, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उन्हें अप्लाई करने से पहले 7 साल से इंडिया में ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड है बाय नेचुरलाइजेशन। तो देखिए, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने ना कुछ कंडीशंस रखी हैं। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप के लिए। अब देखते हैं वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो देखिए, या तो आप ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं ना जहाँ पे इंडियंस को सिटीजनशिप देने में आनाकानी करी जाती है, तो आपको सिटीजनशिप मिलना बहुत ही मुश्किल है, आप इस मेथड के थ्रू सिटीजनशिप नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है ना, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेने से पहले उसको छोड़ना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट उन लोगों के लिए जो 12 साल से इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन 11 साल किसी और कंट्री में आ जा सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से जो पहले का 1 साल है ना, वो कॉन्टिन्यूसली उनको इंडिया में स्टे करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, तो उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे हमने इंडियन सिटीजनशिप देनी है, तो ये डिसाइड करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कि किसको देनी है किसको नहीं देनी। अभी तक तो हमने उन लोगों की बात की है जिन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर करनी है। अब वो देखते हैं कि अगर किसी ने सिटीजनशिप छोड़नी है तो वो कैसे छोड़ सकता है। तो इसका फर्स्ट मेथड है बाय रेनन्सिएशन। इसका मतलब क्या है कि कोई खुद अपनी इच्छा से अगर रिनाउंस करना चाहता है अपनी इंडियन सिटीजनशिप, तो कर सकता है और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को ले सकता है। बट इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मानो किसी ने इंडियन सिटीजनशिप अपनी छोड़ दी और उसका कोई बेटा या बेटी है जो कि 18 साल से छोटा है, तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जब 18 साल के बाद बड़ा होगा ना, तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को चाहे तो वो वापस ले सकता है। नेक्स्ट मेथड है बाय टर्मिनेशन। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंडियन सिटीजन ने जानबूझकर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप थी ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। नेक्स्ट मेथड है बाय डेप्रीवेशन। तो इसमें जो गवर्नमेंट है ना, वो खुद जो है वो इंडियन सिटीजनशिप को छीन लेगी किसी इंसान से। तो वो किन किन बेसिस पर ले सकती है वापस? या तो देखो, उसने जो सिटीजनशिप एक्वायर करी थी ना, वो कोई धोखाधड़ी करके एक्वायर कर रखी थी, या फिर उसने इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ डिसलॉयलिटी दिखा रखी है, या फिर किसी इंसान ने वॉर के टाइम पर किसी एनिमी कंट्री से अगर बात कर ली ना, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ले ली जाएगी। या अगर मानो किसी इंसान ने सिटीजनशिप ले ली और 5 साल के अंदर उसको 2 साल की जेल हो जाती है, तब भी उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। और लास्ट है कि अगर कोई इंसान 7 साल के लिए किसी और कंट्री में चला गया है ना, और इंडिया को इन्फॉर्म भी नहीं किया ना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करा, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप भी खत्म कर दी जाएगी।
आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। सो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।